अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है शान ने। टंडू मोहम्मद खान शहर से 25 किलोमीटर के आगे इनका शहर है जिसका नाम है मोया। शान कहते हैं, मजहर साहब, जो लोग जिन्नात पे यकीन नहीं करते, जिन्नात को नहीं मानते, जब वो इन वाक़यात को सुनेंगे तो ज़रूर वो जिन्नात को मानने लग जाएंगे। कई वाक़यात जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं, जो वाक़ई सुनने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहला वो वाक़या बताते हैं उनके दादा का, जिनका नाम था अली मोहम्मद, और माशाल्लाह इन्होंने 125 या 130 साल के करीब उम्र पाई थी। वो कहते हैं, मेरे दादा अली मोहम्मद इंतहाई नेक सीरत इंसान थे। जब घर में कोई मेहमान आ जाता तो उनकी खुशी की इंतहा ना होती, और अगर किसी की जमीनों में कोई भी ट्रैक्टर के ऊपर हल चला रहा होता, काम कर रहा होता, तो घर आके कह देते कि वो जो सामने जमीनें हैं उनके अंदर लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए खाना बनाइए। तो घर वाले पूछते कि वो तो किसी की जमीनें हैं, हमारा उनसे क्या लेना देना? तो कहते हमारे घर के सामने तो है ना, मेहमान हैं, मेहमान अल्लाह की रहमत होती है। इस तरह की उन्होंने जिंदगी गुजारी। और मरने से तकरीबन 3 महीने पहले का यह वाकया है। उनको सारी जिंदगी कभी कोई बीमारी नहीं हुई। छोटी मोटी इंसान को बीमारी होती है, लेकिन कोई खास बड़ी बीमारी नहीं हुई। यहां तक कि इस दुनिया से भी जब वो गए तो किसी बीमारी का शिकार नहीं थे, बल्कि 125-130 साल उम्र होने की वजह से डॉक्टरों ने कहा था इनकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, जिसकी वजह से अब ये चल फिर नहीं सकते। और फिर वो बिस्तर पर आ गए थे। हैरत की बात यह थी, उनकी दाढ़ी के बाद बिल्कुल जो सफेद हो चुके थे, फिर नए सिरे से काले बाल निकलना शुरू हो गए थे। वहीं पे एक दिन बारिश हो रही थी। घर के लोग जहां उनके खाने पीने का ख्याल रखते, उनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह कंधे पे उठा के दूसरे बिस्तर पे शिफ्ट किया जाता। उन दिनों में हमारे घर कच्चे थे और वो अपने बिस्तर पे दादाजी सो रहे थे, बाकी भी घर वाले अपने अपने बिस्तरों पर सो गए। रात को बूंदाबांदी शुरू हो गई। अभी घर वाले जो सोए हुए थे रात की उस खामोशी में, तारीकी में, कि बारिश अभी तेज नहीं है, जैसे ही तेज होगी तो हम उठ जाएंगे। हल्की फुल्की बारिश अच्छी लग रही थी कि उसी वक्त उनके कानों में एक आवाज आई, उनके दादा की, अली मोहम्मद की, मुझे यहां से उठाओ, मुझे यहां से उठाओ। घर वाले एकदम से हैरान हुए, क्या हुआ है? जल्दी से उठे तो क्या देखते हैं, जिस चारपाई पे, जिस जगह पे वो मौजूद थे, अब वो उस जगह पे नहीं है, बल्कि घर वालों से काफी फासले पे जो बड़ा सा सहन था, सहन के दूसरे किनारे पे उनकी चारपाई मौजूद है और वो वहां पे लेटे हुए हैं। सब हैरान होते हैं, भागते हुए उनके पास जाते हैं कि आप यहां पे कैसे पहुंचे? तो उन्होंने इशारा किया एक बेटे की तरफ, ये तो मुझे लेके आया है। बेटा चौंक पड़ा कि मैंने बाप को वहां क्यों लिटाना था इतनी दूर, और उधर भी लिटाने के लिए पहले चारपाई जाके एक और डालनी पड़ती, फिर इनको कंधों पे उठाना होता, जाके उस चारपाई पे लिटाना होता। उसने कहा, अब्बा मैंने आपको नहीं लिटाया। लेकिन वो बोले, नहीं, तुमने मुझे लिटाया है। अब सवाल यह था, क्या वो उस चारपाई से रेंग के गए हैं? अगर वो चारपाई के उतर के रेंगते हुए भी नीचे जाते तो उनके कपड़े, हाथ पांव मट्टी से भर जाते। उनके हाथ पांव कपड़े बिल्कुल शफाफ थे और वो बजीद थे कि मुझे इस बेटे ने वहां पे जाके लिटाया है। लेकिन बेटा जानता था उसने ऐसा नहीं किया। तो घर वाले एक दूसरे को देख के समझ गए कि उस ना नजर आने वाली मखलूक ने उनको उठा के वहां पे डाला था और बेटे का रूप डाल के अपने कंधे पे डाला था। उनसे पूछा गया, अगर इस बेटे ने आपको डाला है तो क्या आपने खुद फरमाइश की थी? उन्होंने कहा, हां, मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहां पे चारपाई डालूं, तो मैंने आवाज दी तो ये उठ के आया। उन्होंने कहा, क्या अपनी चारपाई से उठ के आया? तो कहा, नहीं, अंदर कमरे में था, कमरे से आया और उसने मुझे वहां पे जाके लिटा दिया। तो वो सब समझ गए कि ये जिन्नात ने उनके साथ किया है।
वाकयात बहुत ज़्यादा हैं, ये कोई पहला वाकया नहीं जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इससे स्टेप बाय स्टेप है, यानी कि खौफनाक से खौफनाक वाकया होता जाएगा, खौफनाक से खौफनाक वाकया होता जाएगा। दूसरा वाकया कहते हैं मेरे मामू के साथ पेश आया, बहनोई के साथ पेश आया। बहनोई ने, ये 2017 का वाकया है, और उनके जो दादा अब्बू जो हैं वो 2015 में फौत हुए हैं। और ये जो वाकया मैंने अभी सुनाया है जिन्नात वाला, ये 2015 का वाकया है कि जिन्नात ने उनको दूसरी चारपाई पे लिटाया था। ये वाकया जो मैं सुनाने जा रहा हूं 2017 का है कि बहनोई ने मोटर बाइक लिया हुआ था एक्सप्रेस। एक दिन वो इनके घर आए, ये तकरीबन रात के 1 बजे का टाइम था, वो लेट पहुंचे। उन्होंने बाइक को घर के सहन में खड़ा किया, बड़ी स्टैंड पे लगाया, एक साइड वाली स्टैंड होती है, एक बड़ी स्टैंड पे लगाया, चाबी निकाली और चाबी अपने तकिए के नीचे रखी और सो गए। पहले से घर वालों को बता के गए थे आज मैं लेट हो जाऊंगा तो आज आपके ही घर आऊंगा, इधर ही सो जाऊंगा। ये रात के कोई 2-2:30 बजे का टाइम था कि घर वालों की आंख खुली, जो शान जिन्होंने कहानी भेजी है उनकी भी आंख खुली। वो देखते हैं बाइक स्टार्ट है, और ना सिर्फ बाइक स्टार्ट है, उसका इंजन स्टार्ट है, बल्कि उसके चारों इशारे, जो 2 आगे होते हैं और 2 पीछे, वो चारे ब्लिंक कर रहे हैं। अब मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ियां चलाते हैं उनको बाइक का नहीं पता, कि जब आपने टर्न लेना होता है बाइक पे तो आप लेफ्ट पे इशारा जला लेते हैं, तो आगे और पीछे वाले लेफ्ट के इशारे जलना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह आपने राइट पे टर्न लेना होता है तो राइट का इशारा आप चला लेते हैं, तो उसका इशारा लेफ्ट और राइट, आगे पीछे वाला यानी राइट का, वो जलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चारों इकट्ठे जलाएं तो चलना शुरू हो जाएंगे। अब हैरत की बात यह थी, ना सिर्फ बाइक स्टार्ट था बल्कि उसके चारों इशारे ना सिर्फ चल रहे थे, बल्कि उसके अंदर एक आवाज आती है। वो जो इशारे होते हैं, जब आप वो लगाते हैं इशारा बाइक के ऊपर, तो उसके ऊपर टी 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 एक अजीब सी तरह की आवाज आती है, जिसका मतलब होता है कि इशारा जल रहा है, मुझे मुड़ना है। अब सारे उठ गए, तो पहली बात जो उनके बहनोई ने कही, उन्होंने कहा ये चाबी तो तकिए के नीचे थी, तो किसने निकाल के चाबी को वहां लगाया है और बाइक को स्टार्ट किया है। लेकिन इससे भी अनोखी बात यह थी कि उसकी चारों लाइट्स इकट्ठे चल रही थी, एक वक्त में उसकी 2 जलती हैं, 4 इकट्ठी नहीं जलती। लेकिन इससे भी हैरान कौन बात यह थी कि बहनोई बोले मेरे बाइक की तो ये चारों लाइट जो मुसलसल जल रही हैं और उनमें से आवाज भी आ रही है, टी टी जलने की जो आवाज आती है इशारे के टाइम पे, ये तो कब की खराब है, ये तो एक भी नहीं जलती। मैं हैरान इस बात पे हूं कि ये 4 की 4 कैसे जल रही हैं। तो घर वालों ने कहा शायद आपको भूल गया होगा, ये कैसे हो सकता है खराब लाइट्स खुद ब खुद जल जाए। उसने कहा नहीं, मैं सही कह रहा हूं, ये लाइट सारी खराब हैं और मैं इस बात पे हैरान हूं, बाइक भी स्टार्ट है, चाबी लगी हुई है और चारों लाइट जल रही हैं। वो कहते हैं खैर घर वालों ने बाइक को बंद किया, लाइट्स ऑफ कर दी और कहा चलें जो भी हुआ सो जाए। और जब सुबह उठे हैं तो शान कहते हैं मैंने उनको कहा बहनोई को कि आप जरा चाबी दिखाएं ना, मैं अब स्टार्ट करता हूं, देखता हूं लाइटें जलती हैं कि नहीं जलती। और कहते हैं मैंने बाइक को स्टार्ट किया तो वाकई में ये देख के हैरान रह गया कि उसकी चारों की चारों लाइट्स खराब थी, एक लाइट भी नहीं जलती थी। और वो मुझे आगे बढ़ के दिखाने लगे कि ये देखो, ये तो तारें भी टूटी पड़ी हैं, वो तारें जो इन लाइट्स को करंट देती हैं, ये तारें टूटी हुई हैं कब से, तो ये कैसे जल सकती हैं। लेकिन वो रात सारे गवाही देने को तैयार थे कि हमने तो जलती हुई देखी हैं। और अब उन टूटी हुई तारों को देख के सब हैरान थे, ये तो जुड़ भी नहीं सकती जब तक इनको छीला ना जाए, जोड़ा ना जाए। और कैसे ये मुमकिन था कि वो चारों लाइट्स जल गई थी। खैर अगला वाकया वो बताते हैं, ये दादा के वाले साहब जिनका नाम था मोहम्मद, ये जो मोहम्मद थे ये भी अपने वक्त के बहुत बहादुर इंसान थे, मिलनसार थे, मोहब्बत वाले थे, नमाजी परहेजी बंदे थे। गुलारची एक जगह है, ये वहां पे गए हुए थे गुलारची में। ये अक्सर वहां पे जाते रहते थे
और एक दफ़ा जब ये गुलारची पे गए हुए थे तो वहाँ पे कुछ इस तरह की मोड्स आती हैं जो मुख्तलिफ आपने मुड़नी होती हैं, कहीं कहीं पे टीले भी आ जाते हैं और आप इस तरह मुख्तलिफ मोड़ मुड़ते हैं। तो वो कहते हैं शाम का टाइम था, मोहम्मद बताते हैं कि मैं गुलारची में जा रहा था, तो एक जगह पे मैं पहुंचा तो शाम के साए इस तरह ढलना शुरू हो गए थे कि हर तरफ अंधेरा होना शुरू हो गया था। घूप अंधेरा नहीं हुआ था, अभी सूरज गरूब होने में थोड़ा सा टाइम बाकी था। वो एक आखिरी रोशनी जो सूरज बताता है कि मैं कुछ मिनटों के बाद गरूब हो जाऊंगा, वो मौजूद थी कि मुझे साइड पे खड़े हुए एक इंसान नुमा साया सा था या इंसान था, मैंने गौर नहीं किया उस लम्हे, लेकिन उसने मुझे कहा, मेरा नाम लिया, मोहम्मद। मैं एकदम से चौंक पड़ा और मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा जी। तो उसने आगे से कहा, दाद बदाड़ी का इंतकाल हो गया है। ये जो अगले मोड़ पे जा रहे हो ना, तो जाते हुए जो अगला मोड़ मुड़ोगे, मोड़ मुड़ते ही वहीं पे ये उनको बता देना कि दाद बदाड़ी का इंतकाल हो गया है। ये एक पैगाम था जो अमूमन उस लोग में एक दूसरे को देते थे, यार आगे जा तो रहे उसी रास्ते पे, बता देना। तो दादा ने कहा ठीक है, मैं आगे बता दूंगा, ये कहा और वो चलते हुए अपने सफर को जारी रखा। पैदल चल रहे थे, चलते हुए जब वो उस मोड़ को मुड़े तो इस तरह की वो एक टीला सतह के पीछे नजर नहीं आता था। एक मोड़ जैसे ही मुड़े हैं तो उन्होंने देखा यहां तो कोई बंदा नहीं है, लेकिन एक पैगाम तो देना था। इसी मोड़ पे ही उन्होंने कहा था किसी को पैगाम देना है। तो उनको एक गार नुमा, उस टीले के अंदर, गार तो नहीं कहनी चाहिए, एक रास्ता सा नजर आया जैसे यहां कोई जाता हो या रहता हो। तो उन्होंने कहा, दाड़ बदाड़ी का इंतकाल हो गया है। वो कहते हैं मैंने जैसे ही ये जुमला कहा तो मेरे कानों में एक आवाज आई जैसे बिल्कुल मेरे करीब कोई मौजूद हो, और उसने पूछा क्या कहा, फिर से कहना, फिर से बताना। तो फिर से मैंने यही वाला जुमला बोला, दाड़ बदाड़ी का इंतकाल हो गया है। और मेरे इर्द गिर्द ऐसी चीखों पुकार, रोने धोने की आवाजें शुरू हो गई जैसे औरतें, मर्द, बच्चे सब मिलके रो रहे हों उस इंतकाल की खबर सुन को। कोई दाड़ बदाड़ी थी जिसका इंतकाल हो गया था और वहां पे इर्द गिर्द सब मातम कर रहे थे। और मैं हैरान इस बात पे था कि इतना आवाजें आ रही हैं और मेरे इर्द गिर्द से आवाजें आ रही हैं, नजर तो कोई भी नहीं आ रहा, तो ये कौन है जो रो रहे हैं और मातम कर रहे हैं। तभी मुझे उस शख्स का गुमान हुआ जो कुछ देर पहले जिसने मुझे पैगाम दिया था, वो भी तो एक साए की तरह था। अंधेरा अभी फैल रहा था, मुकम्मल अंधेरा तो नहीं था। मैं उसको एक इंसान समझ के, जब उसने मेरा नाम पुकारा तो मैंने कहा जी, तो उसने ये पैगाम दिया, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि इंसान तो वो भी नहीं था। और उसी लम्हे वो कहते हैं मैं समझ गया ये जो पैगाम था ये जिन्नात के लिए था और जिन्नात की कोई फौतगी हो गई थी। तभी वो लाइन बोलते ही वो चीखो पुकार करना शुरू हो गए। वो कहते हैं मैं थोड़ा सा डर जरूर गया कि अल्लाह की मखलूक है, अब ये मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, इनका कोई प्यारा मर गया है। लेकिन मैं फिर वहीं से चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया कि ये कहते हुए कि जी मुझे पीछे से पैगाम दिया गया था तो मैंने आप तक पैगाम पहुंचा दिया है, अब मैं इजाजत चाहता हूं। मैंने ये कहा और आगे बढ़ गया। दूसरा वाकया उनके साथ जो पेश आया वो वाकई दिल गुर्दे वाला ही बंदा कर सकता है। मतलब ये ऐसे लोग थे, अब जिस तरह जिन्नात रो रहे हैं और उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं और वो शख्स बेहोश नहीं होता, डरता नहीं, वहां से चलता हुआ आगे बढ़ जाता है, तो जिगरा चाहिए उसके लिए। और जिगरे की मिसाल इस वाकये के अंदर है। वो कहते हैं ये रात का टाइम था, दूसरे गांव गए हुए थे, पहुंचना अपने गांव आज बहुत जरूरी था, तो सफर को जारी रखा और पहुंचते पहुंचते सफर को तय करते करते कब्रिस्तान में पहुंच गए। अब वो कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि उनके कानों में एक आवाज आई। चांद की रोशनी में ये लोग सफर करते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि बैलगाड़ी के ऊपर या खच्चर या गधे के ऊपर सफर करते थे, ज्यादा सफर पैदल ही होता था। जहां पे जानवर होते थे तो वहां पे लकड़ी के एक सिरे पे आग लगा लेते थे जानवरों से बचने के लिए, लेकिन वो खाली हाथ ही आ रहे थे। ये उन्हीं के दादा मोहम्मद की बात बता रहा हूं। उस कब्रिस्तान से आवाज आ रही है जैसे कोई किसी तकलीफ में है, जैसे कोई कर्ब में है और वो करा रहा है।
वो कब्रिस्तान में रुक गए जहां हर तरफ खामोशी थी, हर तरफ वीराना था, और शुरू से ही कब्रिस्तान के इर्द गिर्द दरख्त लगाए जाते हैं, परिंदे उन पे बैठते हैं। उस कब्रिस्तान में भी हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे, और जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे वो बिल्कुल कब्रिस्तान के दरमियान में से रास्ता गुजरता था। उल्टे हाथ पे भी कब्रिस्तान था, सीधे हाथ पे भी कब्रिस्तान था। कोई भी शख्स होता किसी की रोने कराने की आवाज पे घबरा जाता, लेकिन वो रुक गए और बोले, कौन है यहां पे, किसको मदद की जरूरत है, कौन रो रहा है। और तब अंदाजा लगाया कि रोने की आवाज किस सिमत से आ रही है, उस सिमत की तरफ चलना शुरू कर दिया। क्या देखते हैं, एक ताज़ा कब्र बनी हुई है, बिल्कुल ताज़ा, जैसे आज ही कोई अपने प्यारों को उस कब्र पे दफना गया हो। उसके ऊपर मट्टी भी पड़ी हुई थी, वो कब्र गीली थी, और उसी के साथ ही एक और कब्र थी जो खुली हुई थी, और रोने की आवाज उसी कब्र से आ रही थी। इंसानी आवाज नहीं थी, लेकिन जैसे कोई जानवर, कोई इंसान, अजीब सी एक आवाज थी, दर्द से करा रहा था। अब कब्र खुली हुई है, पूरी खुली हुई है, और उसमें से रोने की आवाज आ रही है। ये चलते हुए उस कब्र के करीब गए। जब इन्होंने कब्र के अंदर झांका तो उसके अंदर पानी भरा हुआ था। पूरी कब्र तकरीबन पानी से भरी हुई थी, लेकिन जमीन से और उस पानी का फासला जो कब्र में था तकरीबन 4 से 5 फुट का भी फासला था। यानी जमीन से जिस तहत पे मोहम्मद खड़े थे, उनके पांव के नीचे 4 फुट नीचे कब्र के अंदर पानी था। उन्होंने गौर किया तो देखा कब्र के अंदर से जो एक अजीब सी आवाज आ रही है, कोई चीज है जो कब्र के अंदर हरकत कर रही है। थोड़ा सा भी, वो कहते हैं, मेरे दिल में खौफ नहीं आया। मैंने कहा अगर कोई मुर्दा भी है, कोई जिन्नात भी है, कुछ भी है, तो अल्लाह की रजा, शायद मुझे मदद के लिए पुकारा गया है। तो खड़े होकर देखते रहे। गौर करने पे महसूस हुआ एक काली सी अजीबो गरीब सी चीज जिसको ऊपर से खड़े वो देख रहे थे, वो किसी चीज का सर है। उसकी समझ नहीं आ रही थी ये किस चीज का सर है, अजीबो गरीब सा एक काला सा सर था। तो कहते हैं मैंने फैसला किया कि मैं कब्र में उतरता हूं और उतर के देखता हूं ये क्या चीज है। उन्होंने साफा, एक कपड़ा सा होता था जिसको ये साफा बोलते थे हमेशा, सराइकी कल्चर में भी है, ये सिंध की कहानी है, तो सिंध में भी ये कल्चर बहुत ज़्यादा, सराइकी और सिंधी बहुत ज़्यादा मिलती जुलती ज़बान है। एक पटका पहनते हैं, बहुत सी पगड़ी जिसको बोलते हैं, हम सराइकी में इसको पटका कहते हैं, या सिंधी भी इसको पटका कहते हैं, सिंधी मानो। वो एक पगड़ी सी बांधी होती है और एक कंधे पे एक और बड़ा सा रूमाल सा, एक साफा सा रखा होता है, कपड़ा सा रखा होता है जो मुख्तलिफ कामों के लिए होता है। उन्होंने अपना साफा बाहर रखा और कब्र के नीचे उतर गए, और जैसे ही जाके उस चीज़ के करीब गए देखा तो वो एक ऊंट का छोटा सा बच्चा था जो उस कब्र के अंदर गिरा हुआ था, और उसका थोड़ा सा मुंह सांस लेने के लिए बाहर निकला हुआ था, और वो कराह रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था। वो ऐसी अजीबो गरीब खौफनाक आवाज़ निकाल रहा था कि रात की उस तारीकी में उस कब्रिस्तान के अंदर वो आवाज़ भयानक लग रही थी। लेकिन वो दिलेर शख्स ना सिर्फ कब्र में उतर गया, बल्कि उसने उसको जाके टटोल के देखा तो पता लगा ये एक ऊंट का बच्चा है। उसने अपना वो जो साफा कंधे पे रखा हुआ था, कपड़ा सा, वो उसको उठाया और उसके वजूद के साथ बांधा, और बाहर खड़े होके उसको बाहर जोर लगा के खींचा और उस ऊंट के बच्चे को बाहर निकाल लिया। ऊंट के बच्चे को जब बाहर निकाला तो उसको लेके अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जब सुबह पहुंचा, गांव में पता किया कि क्या किसी का ऊंट का बच्चा गुम हो गया है, तो उन्होंने बताया हाँ। और फिर पता लगा वो जो नई कब्र बनी हुई थी, उन्होंने भी बताया कि वो कब्र भी हमने ही खोदी है, लेकिन उस कब्र को खोदते हुए कुछ ऐसा नज़ारा, कुछ ऐसा मंजर नजर आया कि हमने उसको अधूरा छोड़ दिया था। और उसके बाद साथ वाली कब्र खोद के अपना मुर्दा दफना के आए हैं। वो वहां पे नहीं था, गांव से बाहर गए हुए थे मोहम्मद, इसलिए उनको पता न लग सका। लेकिन पानी कहाँ से आया और ये ऊंट का बच्चा कहाँ से गिरा, कोई नहीं जानता था। खैर, उन्होंने वो ऊंट का बच्चा जो मालिक थे उनको वापस कर दिया। वो कहती है मेरी जो सासू माँ है, उनकी वालदा, फर्जी नाम उन्होंने कहा कोई भी रख लीजिए, हम दाई ही कह देते हैं, वो दाई का काम करती थी। गांव के अंदर जो आज कल्चर खत्म हो गया, अस्पताल कल्चर ज्यादा आ गया हुआ है। दाइयां दूर दूर से लोग लेने के लिए आते थे। गांव के लोग जो जानते थे, दाई भी उनको जानती होती थी, नहीं जानती थी तो कोई भी दरवाजे पे दस्तक देता तो उनसे पूछती किसके घर में बच्चा होने वाला है, किसके घर लेके जाना है, कहां से आए हो।
तो लोग इस तरह बताते थे और वो साथ में चल पड़ती थी। गांव में दाई का दरवाज़ा एक वाहिद ऐसा घर होता था जो दिन रात में से 24 घंटे कोई भी खटका सकता था। किसी के यहाँ रात को 2 बजे, रात को 1 बजे, सुबह 4 बजे भी बच्चे की पैदाइश होने लगी है तो वो पहुंच जाते थे। ये एक दिन का टाइम था। वो अपने घर में थी और बाहर दरवाजा खटखटाया गया। बाहर एक शख्स मौजूद था। उसने उस दाई का नाम लिया कि मुझे उनसे मिलना है। उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा मेरी बीवी के यहाँ औलाद होने वाली है तो मैं आपको लेने आया हूं। तो उसी तरह जिस तरह पूछती हैं दाई कौन से घर से आए हो, किसको औलाद होने वाली है, जानती थी सारी। तो उसने कहा हम यहाँ पे नए हैं, कुछ अरसा पहले आए हैं, ये गांव के साथ ही जो बस्ती है वहां पे रहते हैं, तो पहला हमारा केस है इस गांव में, तो आपको लेने आया हूं। उसने कहा रुको मैं आती हूं। वो दाई उनके साथ चल पड़ी। चलते 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 गांव खत्म हो गया। छोटा सा गांव था। अब झाड़ियां और ऐसे रास्तों से वो लेके जा रहा है जहां वो खातून दाई उनके पीछे पीछे चल रही है और वो शख्स आगे आगे चल रहा है। ऐसी पगडंडियों से, ऐसे रास्तों से इधर उधर से चलते 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 वो एक ऐसी छोटी सी बस्ती में पहुंच गए जहां पे एक घर था जो सामने बड़ा सा था, उसके पीछे भी 2 दूर घर बने हुए थे, कच्चे से घर थे। जब इन घरों के सामने पहुंचे तो बाहर खवातीन कुछ बर्तन धो रही थीं, बच्चे खेल रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे और वो कोई एक आबादी थी जो गांव से थोड़े फासले पे आबाद हुए थे। शायद खाना बदोश लोग थे, लेकिन खाना बदोश तो झोंपड़ी बना के रहते हैं, ये एक कच्चे से घर के अंदर थे। वो शख्स जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा तो बोला रुकिए, आपको खवातीन अंदर लेके जाती हैं। उन्होंने औरत से कहा, उन्होंने कहा आइए मेरे साथ। वो उनको लेके अंदर पहुंची तो कहती हैं मैं अंदर गई तो एक औरत बिस्तर पर लेटी थी, उसके जिस्म के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था और एक औरत उसके साथ बैठी हुई थी। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, मैं समझ गई। उसके यहां बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। दाइयों का जो काम होता है, जाके खैर खैरियत पूछी और अंदाजा हो गया कि वक्त बहुत करीब है और सिर्फ उसी का ही इंतजार हो रहा था कि वो आए और बच्चे की पैदाइश हो सके। वो कहती है मैंने अपना काम शुरू कर दिया। उस खातून का एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे को जैसे ही दुनिया में उसका वजूद आया, मां के साथ जुड़ी हुई उसकी जो नाड़ होती है वो मैंने उसकी नाड़ काटी और नाड़ काट के साथ बैठी हुई औरत को दे दिया, मुबारक हो आपका बच्चा हुआ है। जैसे ही वो नाड़ काट के उसको दी तो मुझे पता लगा औरत अभी भी तकलीफ में है, उसका एक और बच्चा भी होने वाला है। तो मैंने फिर एक और बच्चे की पैदाइश हुई, उसकी भी मैंने नाड़ काटी और उनको दे दी। लेकिन साथ ही मुझे पता चला कि अभी और बच्चा भी है। अब तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई, चौथे बच्चे की पैदाइश हुई, 5वें बच्चे की पैदाइश हुई, यहां तक के 9वें, 10वें, 11वें बच्चे की पैदाइश हो गई। जब 11वें बच्चे की पैदाइश हुई तो मेरे हाथ कांपने शुरू हो गए कि या अल्लाह ये क्या माजरा है। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ये क्या माजरा है। मैंने उस 11वें बच्चे की भी मां के साथ जुड़ी हुई जो वो थी वो नाड़ वो काटी और उनके हवाले किया। और उसी लम्हे, क्योंकि अब मैं डर भी चुकी थी और अजीब सी भी हो चुकी थी, कि डर तो नहीं था लेकिन दिन का टाइम था और इंसान ही थी वो औरत, वो सारे इंसान ही थे। लेकिन इतना ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में आज तक किसी बच्चों की पैदाइश नहीं हुई थी कि उनका 12वां बच्चा भी पैदा हुआ। जब 12वें बच्चे को मैं उठा के उनको देने लगी तो मेरे हाथ से फिसल गया। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी, उलझी हुई भी थी कि माजरा है क्या, मेरी ज़रा समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे ही वो बच्चा मेरे हाथ से गिरा तो खवातीन की एक आदत होती है, जैसे कि कोई चोट लगे, कोई गिरे या धचका लग जाए तो कहते हैं हाय बिस्मिल्लाह। तो कहती है वो जैसे ही मेरे हाथ से फिसला तो गिरा तो चारपाई पे ही, ज़मीन पे नहीं गिरा, लेकिन मेरे मुंह से निकला ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो उसी वक्त वो जो बच्चों की पैदाइश थी वो वहीं पे ही मुसलसल, जो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और परेशान थी, वो जैसे मेरे मुंह से बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ निकला
तो साथ बैठी हुई औरत ने कहा, आपने हमारा मुंह काला कर दिया है। मैं एकदम से चौंकी कि क्या हुआ है, मैंने इसका क्या किया। तो वो कहती है कि तूने बिस्मिल्लाह पढ़ के ना हमारा मुंह काला कर दिया है। अब जो और हमारे बच्चों की पैदाइश होनी थी ना, वो रुक गई है। अब वो पैदाइश नहीं होगी। तू इन बच्चों की दाई है, इसलिए कह रहे हैं जा, अब तू बस जा, तूने बहुत गलत किया है। कहती मैं पहले ही अजीब सी थी, परेशानी वाली हालत से मैं थी, और 12वां बच्चा भी हो रहा है, उसके बाद अभी और भी होने थे। वो तो मैं परेशान और डरी हुई तो थी, सहमी हुई थी, तो लेकिन वो मेरे हाथ से फिसला तो मेरे मुंह से निकल गया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कहती है मैं खैर बाहर निकली, मैंने कहा बस जान छूटी, निकलो यहां से। वो शख्स बाहर मौजूद था, मुझे कहता है आइए मैं आपको छोड़ आऊं। अब वो ऐसे रास्तों से मुझे गुजार के लेके गया था, शाम हो रही थी केस करते करते, कि मैं उसको ये भी नहीं कह सकती थी कि नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी, क्योंकि गांव जहां शुरू होता मुझे वहां तक तो चाहिए था कि कोई मुझे छोड़े। वो मुझे अजीब से वीरान रास्तों से लेके गया था, इन रास्तों पे मैं पहले कभी नहीं गई थी। अब मैं उसके पीछे चलना शुरू हो गई। चलते 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 अंधेरा होना शुरू हो गया था। एक जगह पे वो रुका, एक दरख्त के नीचे खड़े होके, उसके हाथ में एक रूमाल था, उसने अपने कंधे पे रखा हुआ था, जैसे गांव के लोग अपने कंधे पे रूमाल रखते हैं। बड़ा सा एक साफ आता था। उसने रूमाल अपने कंधे से हटाया और दरख्तों के पत्ते तोड़ने शुरू कर दिए। बड़े बड़े पत्ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने पत्तों के, दरख्त के पत्ते तोड़े और तोड़ तोड़ के उसी रूमाल के अंदर रखता जा रहा है। और मैं खड़ी उसको देख रही हूं, ये क्या कर रहा है। उस औरत के उस जुमले के बाद कि आपने हमारा मुंह काला कर दिया, मैं डर गई थी। मैं बोल नहीं रही थी, मैं चुप सी थी। और उसने जब वो पत्ते, ज्यादा पत्ते भर के उसके अंदर रख दिए, तो उसको बंद किया, उसकी एक गठड़ी सी बना ली। और वो गठड़ी सी बना के मुझे कहता है ये लें, आपने हमारे बच्चों का दाई हैं, तो ये आपका हदिया है। और फिर मेरे साथ चल पड़ा। जैसे ही गांव आया, अब सामने ही गांव था, मैंने कहा बस ठीक है, अब जाओ, मैं चली जाऊंगी, अब मुझे रास्ता पता है। कहता है नहीं नहीं मैं आपको छोड़ आता हूं। मैंने कहा नहीं, मुझे रास्ता पता है, मैं यहां से जा सकती हूं। खैर, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मैं मुड़ के देखा वो वापस जा रहा है। वहीं पे खड़े हुए मैंने उस गुठड़ी को खोला कि ये क्या दे के गया है। इतने बच्चों की इनकी पैदाइश हुई, मेरी गलती तो नहीं थी, मुझे क्या पता ये कौन है कौन नहीं, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़नी थी या नहीं पढ़नी थी, मेरे मुंह से तो वैसे निकल गया। और मुझे उजरत क्या दी है, मैं मांगती कोई और गांव का होता तो उनके बच्चों को देख के मैं वैसे ही डर गई थी। मैंने कहा बस जान छूटे, उजरत नहीं मांगनी। और ये मुझे दे रहा है तो पत्ते दे रहा है। मैंने खोल के देखा, उसमें पत्ते थे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने उन पत्तों में से एक पत्ता उठाया, और वो उस वक्त मर्द तो सलूका पहनते थे, औरतें भी उस दौर में जो कपड़े पहनती थी, वो कहते हैं आगे वाली साइड पे ना अंदर करके एक जेब लगवाती थी अपनी, उसके अंदर अपनी चीज़ें वगैरह रखती थी, चाबियां वगैरह रखती थी, या चाबियां गले में लटका के रखती थी। वो एक पत्ता उठाया और उन्होंने रख दिया कि घर वालों को तो दिखाऊं कि देखो मैंने उनके साथ इतना किया, और उन्होंने मुझे ये पत्ते उठा के दिए। उन्होंने पत्ता उस जेब में डाल दिया और बाकी गठरी को वहीं पे फेंक दिया। और उसके बाद चलती हुई घर गई। थकी हुई थी, हालत ऐसी थी, खाना वगैरह खाया, बात वगैरह ना हो सकी, सो गई। उस शख्स ने कहा था, गठड़ी जब दी थी, उसने कहा था इस गठड़ी को सुबह खोलना, आज ना खोलना, ये तुम्हारा हदिया है जो तुमने बच्चों की पैदाइश की है, इस गठड़ी को अपने पास रखना, इसको कल सुबह खोलना। उसके मुड़ने के बाद उसने उसी वक्त खोल लिया कि भाई पत्तों को मैं कल सुबह क्या खोलूं, अभी खोल लेती हूं। और उसने पत्ते फेंक दिए। जब वो सुबह उठी है तो घर वालों ने पूछा हाँ कल कैसा रहा, तो उसने बताया कि बड़े अजीब लोग थे, ये है वो है, सारी कहानी सुनाई। और कहा ये देखो पत्ता कैसा है। जेब में हाथ डाला तो देखा उसके अंदर उन्होंने एक लफ्ज़ लिखा है, उनकी सिंधी में उसको शायद कहते हैं, अगर मुझे जिल जाता है। और उन्होंने कहा वो एक नाक में पहनने वाला कड़ा सा होता है, पोपा सा, यानी गोल नहीं, वो उसके ऊपर वाली साइड से नजर आता है, सोने का बना होता है, काफी बड़ा होता है। नथली जिस तरह कहते हैं, एक गोल सी नहीं, एक ऊपर से होती है, पुराने दौर में लोग पहनते थे, आजकल उसका ट्रेंड जो है जरा वो खत्म हो गया है। और उन्होंने जेब में पत्ता ढूंढने की बेइंतहा कोशिश की, पत्ता कोई भी नहीं था, वही सिर्फ एक बहुत बड़ी नथली सी मिली थी जो नाक में पहनते, और काफी बड़ी सोने की वो नथली थी। अब वो घर वाले पूछ रहे हैं कहां है वो पत्ता, कह रही है नथली कहां से आई, पत्ता तो कोई नहीं, पूरा ढूंढ मारा,
तो घर वाले कुछ जो समझ चुके थे उन्होंने कहा, माँ तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो जो तुझे उन्होंने पत्ते दिए थे और कहा था ना वो सुबह खोलना, वो सारे पत्ते तेरे सोने के बन चुके होते। तूने गलती की, वो पत्ते सारे फेंक दिए। अब घर वालों को परेशानी हुई, कहाँ फेंके थे? उसने कहा गांव जहां शुरू होता है उसकी उस साइड पर। कहा चलो, और वो वहां पहुंचे सारे, और वहां जाके देखा तो वहां पे कोई गठरी नहीं थी, कोई पत्ते नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अब वो इधर उधर हर जगह पे ढूंढते रहे लेकिन उनको कहीं पे कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो नथली, वो कहते हैं, हमेशा उनके नाक में रही। जो भी देखता था हैरान हो जाता था। वो इंतहाई खास, नफीस और बहुत मोटी खालिस सोने की बनी हुई नथली थी, जो सारे गांव को पता था इनको ये नथली उन्होंने जिन्नात ने दी थी। इसी तरह कहते हैं हमारे गांव का और बंदा जिसके साथ ये वाकया पेश आया, गांव के अंदर इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ था कि उनके गांव के साथ एक दरिया भी है। उस दरिया के अंदर इस तरह का सिस्टम है कि वो जब दरवाज़ों को बंद करते हैं, वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि जब वो बंद करते हैं या खींचते हैं तो पानी का बहाव इस तरह का आता है, तो वहाँ पे मछलियाँ ऊपर की तरफ छलांगे लगाती हैं। तो लोग उस टाइम पे इंतज़ार करते हैं, अपने बड़े बड़े जाल लगाते हैं। जाल दो तरह के होते हैं, एक बड़ा जाल होता है जो बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए होता है, और एक छोटा जाल होता है जिसमें छोटी मछलियाँ फंसती हैं। जो बड़ा जाल होता है उसमें छोटी मछलियाँ खुद ब खुद निकल जाती हैं। उसमें लकड़ी के इस तरह के टुकड़े लगाए जाते हैं उस जाल के अंदर, कि जब उस जाल को ज़मीन में पानी के अंदर फेंक दिया जाता है तो जब मछलियां कुछ फंस जाती हैं तो वो लकड़ी की वजह से वो लकड़ियां हिलती हैं, तो पता लग जाता है कि इस जाल के अंदर कुछ फंसा हुआ है। वो जाके जल्दी से जाल में से मछली को निकालते हैं। वहीं पे उनके गांव का शख्स रात के 1 बजे मौजूद था। उसने कहा आज शिकार करके लेके जाऊंगा। वो जाल लेके गया। उसने जाके अपना जाल फैला दिया, लकड़ी इस अंदाज में लगा दी कि जैसे कोई मछली वगैरह फंसे तो उसको जाल हिलता हुआ नजर आ जाए, वो लकड़ी ऊपर से हिलती हुई नजर आ जाएगी कि जाल के अंदर कुछ फंसा हुआ है जिसकी वजह से लकड़ी ऊपर हिल रही है। वो बैठ गया। कोई आधा घंटा गुजरा था कि उसको महसूस हुआ जाल के अंदर कोई बड़ी सी मछली फंस गई है। ऊपर वाली लकड़ी जो तैर रही थी वो हिल रही है। इसका मतलब है जाल में फंसी हुई मछली अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। वो जल्दी से पानी के अंदर उतरा। वो दरिया के अंदर नहीं, एक ऐसी जगह बनी हुई थी जहां पे पानी छोड़ा जाता था, साइड पे वो वाली जगह थी। अब वो कहता है मैं जैसे ही पानी के अंदर गया, उस जाल के अंदर मैंने ढूंढना शुरू किया, तो मैंने जैसे ही देखा उसके अंदर एक चीज़ मेरे हाथ के अंदर आ गई, और जैसे ही उस चीज़ को मैंने बाहर निकाला तो ये देख के हैरान रह गया। वो एक इंसान का कटा हुआ सर था। उसकी गर्दन भी मौजूद थी। कंधों के ऊपर, जहां से गर्दन ऊपर की तरफ जाती है, कंधों वाली साइड से उसको काट दिया गया था। उसकी आंखें खुली थीं और वो उसके जाल में इंसान का कटा हुआ सर फंस गया था। उसने देखा एक दफा तो उसको खौफ भी आया कि पता नहीं कौन बशर था, कौन इंसान था जिसको मार के किसी ने पानी में बहा दिया और उसका सर मेरे जाल में फंस गया है। उसने जाल से उस सर को उठाया, आगे की तरफ जहां पानी का बहाव था फेंक दिया, और ऊपर जाके फिर से मछली के शिकार में बैठ गया। थोड़ी देर फिर गुजरी थी कि फिर लकड़ी हिली, जल्दी से पानी के अंदर उतरा, फिर से जाल के अंदर निकाला तो फिर से एक और इंसान का कटा हुआ सर था जो उस जाल के अंदर मौजूद था। उसने कहा या खुदाया, ये क्या हुआ है? किसके साथ ये जुल्म हुआ है? एक और इंसान का, मर्द का सर है जो उसी तरह कटा हुआ था। उसकी आंखें खौफ से खुली हुई थी। उसने उस सर को उठा के भी आगे फेंक दिया। फिर से मछली के शिकार में वहीं पे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर से मछली के हिलने की आवाज आई, लकड़ी हिली, अंदर गया और उठाया तो फिर एक इंसान का कटा हुआ सर था। उसको भी उठा के फेंका। उसके अंदर एक डर आ गया कि क्या पीछे कोई लड़ाई हुई है, किसके साथ कोई दुश्मनी थी, किसी के साथ क्या मामलात हुए हैं कि इंसानों को कत्ल करके इस तरह बहा दिया गया है। ये क्या माजरा है? और थोड़ी देर के बाद जब चौथी दफा, 3 सर वो फेंक चुका था आगे, चौथी दफा उस जाल के अंदर उतरा
और उसने जाके किसी फिर उसी तरह की चीज़ को हाथ में उठाया तो एक सर नहीं था, इस दफ़ा पता लगा जाल कई सरों से भरा हुआ है, जो इंसानी मर्दों के सर हैं, जो सब के सब कटे हुए हैं और वो उसके जाल में भर चुके हैं। अब वो घबरा गया कि पहले 3 तो थे, अब तो पूरा जाल मेरा इंसानी सरों से, जो कटे हुए सर हैं, ये भर गए हैं, ये कुछ और माजरा है। उसने सर उठा के, वो हाथ में था जो और भी, बाकी तो पहले एक एक निकल रहे थे, 3 एक एक सर निकले थे, इस दफा सर ही सर थे। वो कहता है मैंने सर उठाया, उठा के फेंका है और मैं भागा हूं बाहर की तरफ। उसी लम्हे मुझे पीछे से कहके लगाने की आवाज आई है। मैं अभी बाहर ही निकला था कि मुड़ के देखा तो वो सारे सर जो कटे हुए थे, एक तो मैंने चौथा उठा के फेंक दिया था, 3 पहले ही फेंक चुका था, सिर्फ चौथा उठा के फेंका था, जो बाकी उस जाल के अंदर मौजूद थे वो सारे जाल से बाहर निकले हुए थे। वो सारे सर अब पानी के ऊपर खड़े थे और हवा में थे और मेरे ऊपर देख के वो हंस रहे थे। यहां तक कि वो 4 सर जो मैंने साइड पे फेंके थे वो भी उसी पानी के ऊपर हवा में थे, हवा से 4-5 फुट ऊंचे खड़े थे और वो भी मुझे देख के कहके लगा रहे थे। और ये जितने सर पानी के अंदर कटी हुई गर्दनों के साथ सर थे, ये सारे मेरी तरफ देख रहे थे, इनकी आंखें खुल रही थीं, बंद हो रही थीं और ये जोर जोर से कहके लगा रहे थे। मैं उसी वक्त समझ गया कोई मरा हुआ इंसान तो इस तरह कहके नहीं लगा सकता कि ये जिन्नात हैं। और उस वक्त वो भागा। कितनी दफ़ा वो कहता है रास्ते में मैं मुंह के बल गिरा, कैसे उठा, मुझे कोई होश नहीं। भागते भागते वो अपने गांव तो पहुंच गया, लेकिन उसको बुखार हो गया। उसके घर वाले होश में लाने की कोशिश करते, वो बेहोश हो जाता, होश में आता, फिर बेहोश हो जाता, उसको बुखार रहा। और जब वो बेहतर हुआ, बताने के काबिल हुआ, तब उसने बताया कि वो इंसान नहीं, जिन्नात थे, वो जो कटे हुए सरों की सूरत में मौजूद थे और वो एंड में मेरे ऊपर सारे के सारे हंस रहे थे। अगला वो वाकया कहते हैं मेरे मामू का वाकया है। ये मेरे मामू जब उनकी उम्र 18 से 19 साल थी, ये गुलारची में गए हुए थे और वहीं पे उनके 3 दोस्त भी, या उनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी जो होने वाली सास ससुर का घर था वहीं पे गए हुए थे। काफ़ी दिनों से वो और उनके 3 दोस्त रहने के लिए गए होंगे, शिकार वगैरह के लिए, तो वहीं अपने सास ससुर जो होने वाले थे उनके घर में उन्होंने स्टे किया। 3 दोस्त थे, मोहम्मद सुमार, दूसरा कलीमुल्ला और तीसरा खुदा बख्श। वो कहते हैं कि जब हम सुबह सुबह उठ के नाश्ता करते तो वहां पे उनकी जो मुर्गियां थी ना, वो हमारे करीब आ जाती और हमें चूंचे मारती। हम खाने को इधर उधर करते तो खाने में भी चूंच मारने की कोशिश करती, हमें बड़ा वट चलता। अगर चावल खा रहे होते तो चावल छीनने की कोशिश करती, हम उनको उठा के थोड़े से चावल फेंक भी देते, वो फिर भी जो हमने फेंके थे उनको छोड़ के हमारे ही बर्तन में आके, हम उनको सराइकी में कहते हैं कंजेर, जिसके ऊपर रोटियां रखी जाती हैं, ये सराइकी का प्योर वर्ड है कंजेर। ये खजूर के पत्तों की बनी होती है, आप लोगों ने देखी होगी, रंग बिरंगी, बड़ी खूबसूरत होती है। तो उसके अंदर हमारी रोटियां रखी हुई थी, वो हमारी रोटियों को आगे चूंचे मारती है। अगर हम किसी थाली में चावल खा रहे होते तो हमारी थाली में से, वो बर्तन में से चावल निकालने की कोशिश करती। हमें रोज़ ही बुरा लगता, सुबह सुबह उठ के वो रोज़ आ जाती। तो एक दिन उनका दोस्त बोला कि यार इन्होंने तो तंग कर दिया, ये क्या है। तो उनमें ना एक मुर्गी बड़ी तगड़ी सी थी, सेहतमंद सी थी, वो सबसे ज्यादा उनको तंग करती। बाकियों को हटाते डराते थे, वो फिर भी इधर उधर चली जाती थी, वो नहीं हटती थी। उनके दोस्त ने कहा क्या ख्याल है, इसको पकड़ न लें। उन्होंने कहा यार इसने तो जीना हराम किया हुआ है, आओ अयाशी मारते हैं, इसको तो उठाओ ना। उन्होंने जी उस बकरी को पकड़ बकरी कह रहा हूँ, मुर्गी को पकड़ लिया और छुपा लिया इस तरह के, इसको छुपा के लेके चलते हैं। वो जो उधर तालाब है जो सूखा हुआ है, वहां पे पहुंचेंगे, इसको पकाएंगे, इसको खाएंगे और मजा आएगा। उन्होंने जी मुर्गी को उठाया, प्लेटें ली, नमक मिर्च मसाला तो कुछ चीजें घी शी जो उठा सकते थे वो लिया और छुपा के मुर्गी घर वालों को पता न लगा और वो लेके उसी दूर जो बना हुआ तालाब था, कि उसके अंदर कोई भी नहीं जाता, उधर जाता भी कोई नहीं है, वो तालाब उस वक्त में खुश्क था, कि उस तालाब के अंदर बैठते हैं और इसको सुकून से पकाते हैं। उन्होंने जाके उसको वहां तालाब के अंदर तकबीर दी, काटा, उसके पार वगैरह निकाले। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि इसको हम आग जला के कोयलों के ऊपर पकाएंगे। उन्होंने आग जलाई, लकड़ियां इकट्ठी की, कोयले जब जल गए तो उनके वो जो पीस उन्होंने बनाए थे
वो पीस आग पे रख के पकाना शुरू हो गए। अब जब वो पीस तैयार हो गए जो आग पे रखे हुए गए थे सारे, उन्होंने उठा के प्लेटों में रखे कि लो भाई, अब नमक मिर्च सारा वो लेके गए थे, उनको लेप शेप दे के वो जो बनाया था। जैसे ही वो कहते हैं हमने प्लेटों में रखे, हम तैयार हो गए खाने के लिए, कि उसी वक्त हमें झाड़ियों के अंदर से, जो तालाब के साथ कुछ झाड़ियां थी अंदर आगे करके, उन झाड़ियों में से एक आवाज आई, अजीब सी आवाज, जिस पे हम चौंक गए कि यार ये कैसी आवाज है। तो हमने जैसे उस आवाज की तरफ देखा तो हमने देखा झाड़ियां हिल रही हैं। झाड़ियां तो छोटी छोटी थी, लेकिन एक साइड से कोई जानवर निकला। भैंसा, भैंस होती है और एक जो मेल होता है भैंसा, बड़ा था, बछड़ा होता है उसका बच्चा, और वो जो बड़ा हो जाता है भैंस, बैल जिसको कहते हैं। वो भैंसा झाड़ियों के अंदर से निकला, लेकिन हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो भैंसा इतना बड़ा था, ये दिन की रोशनी में देख रहे हैं कि इतना बड़ा था कि अगर हमारे सामने हाथी होता तो ये हाथी से भी 2 गुना बड़ा था। यानी एक हाथी के ऊपर किसी और हाथी को खड़ा कर दें तो इतना कद जो बनता है। जब वो पहले झाड़ियों से निकला है उस वक्त तक नॉर्मल एक भैंसा था, जितना भैंस होती है, लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों से निकल के दूर था, हमारी तरफ आना शुरू हुआ है, तो हम उसको बैठे देख रहे हैं कि ये क्या आ रहा है। तो देखते ही देखते वो हमारे जब करीब पहुंचा है तो उसका साइज एक हाथी के साइज से भी डबल हो गया है, 2 गुना हो गया, और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो गईं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें कि जैसे हाथी की भी कोई 10 गुना बड़ी आंखें हों तो उससे भी बड़ी आंखें थी। और उसकी आंखों से खून बह रहा था, लाल कलर का खून निकल रहा था बाकायदा, और वो भैंसा ही था। कहते हैं हमने जैसे उस भैंसे को देखा, जितना बड़ा उसका कद था और जैसे उसकी आंखों से खून निकल रहा था, इतनी बड़ी बला जो भैंसे की सूरत में थी हमने तो जिंदगी में देखे ही नहीं थी। हमारे हाथ पांव फूल गए, हम कांपना शुरू हो गए, और वो चलता हुआ बिल्कुल हमारी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही हमारी आंखों के सामने खड़ा हुआ तो जैसे एक दोस्त को होश आया और कहता है ओए भागो, मर जाओगे। और हमें भी होश आ गया। हम उसको देख के ऐसे अपनी जगह पे बुत से बन गए थे, अपनी जगह पे बैठे ऐसे गुमसुम से हो गए थे कि भाई अब बचना नामुमकिन है। दिन की रोशनी में कितनी बड़ी बला जो भैंसे की सूरत में हमारी सामने खड़ी है। हम उठे हैं, तालाब से दौड़ लगाई है, और हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमने दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते 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 हम काफ़ी दूर चले गए हैं। वहाँ पे जाके हम अपनी सांस ठीक की, पीछे मुड़ के देखा, वो कुछ भी नहीं है। हमने तो काफ़ी देर पीछे मुड़ के ही नहीं देखा था। जहाँ पहुँच गए हमें हौसला आया, एक दूसरे को हौसला दिया। हमने कहा यार वो क्या बला थी। उन्होंने कहा यार वो भैंसा था। उन्होंने कहा भाई भैंसा इतना बड़ा कहाँ से हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं यार। उनकी खौफ की ये हालत थी कि जहाँ पे वो सांस ले रहे थे, बैठे बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी उनके अंदर इतना खौफ आ गया उनके चेहरों पे कि वहीं पे ही उनका रिश्तेदार जो करीब से गुजर रहा था, उन्होंने देखा तीनों हाँप रहे हैं और बुरी हालत में। उनके पास पहुंचा और कहता है क्या हुआ है। तो पहले बताने को वो चुप कर गए, डरे कि कैसे बताएं। उसने जब ज़्यादा पूछा वो बताओ तो सही क्या हुआ है, तो उनकी हालतें बहुत ख़राब थीं। उन्होंने कहा जी हमने मुर्गी उठाई थी घर से, हमें तंग करती थी, तो हमने सोचा उसको पकाते हैं। वहाँ पे हमने मुर्गी पका शका के बारबेक्यू की, जब आग पे बन गई उसको प्लेटों में रखा, खाने ही लगे थे तो एक भैंसा नुमा बला आई है जो हाथी से भी बड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और वो हमारे सामने आके खड़ा हुआ है और हम भाग गए हैं। तो उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, ऐसी बला कहाँ से आ गई, दिन का टाइम है, दिन पे बलाएं कहाँ आती हैं, आओ मेरे साथ। उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं जाते। उन्होंने कहा आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ होगा आ जाओ। खैर उसने कायल किया कि चलो, उठ गए। उन्होंने कहा अगर कोई भैंसा है ना, वो भैंसा था, वो बड़ा जितना भी था साइज में, तो उसके पाँव के निशान भी होंगे। वो एक तालाब है ना, कच्ची मिट्टी है, मिट्टी इस तरह की है जहाँ पे आप लोग बैठे थे वहाँ पे आपके पाँव के भी निशान हैं। उन्होंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा जिस जगह पे वो भी कीचड़ में, मतलब जो एक ऐसी जगह पे बैठे थे उस तालाब में जहाँ पे थोड़ा सा एरिया खुश्क हो गया था, बाकी जो गीला हिस्सा था वो जो चलता हुआ आया था वो गीले हिस्से में आया था, जहाँ पे यानी अभी कीचड़ था। कीचड़ में पाँव रखें तो पाँव के धंस जाते हैं, निशान होते हैं। तो उन्होंने कहा उसके निशान होंगे धंसने के, पता लग जाएगा, आ जाओ। वो कहते हैं जी वो उनको लेके गया, और जब वो उस तालाब के करीब गए वो बहुत डरे हुए थे और वो बाहर खड़े होने का पहले आप झांके। उसने झांक के देखा कि अंदर है कुछ नहीं। उसने कहा तो अंदर तो कुछ भी नहीं है।
वो सामने उधर प्लेटें रखी हुई हैं, उसमें कोई चीज़ रखी हुई है। उन्होंने कहा जी हाँ हाँ। इसका मतलब उसने खाई नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी चीज़ें तो पड़ी हुई हैं। अब ये उतर गए हैं देखने के लिए। जब उस जगह पे जहाँ पे भैंसा जहाँ से चल के आया था और चलता हुआ सामने आके खड़ा हुआ था, उसके पाँव के निशान देखे तो उसके कोई भी पाँव के निशान नहीं थे। वो एक दूसरे को देखें, यार भैंसा तो था। उन्होंने कहा भैंसा था तो उसके पाँव के निशान कहाँ हैं? पाँव के निशान कहीं पे भी नहीं थे। उन्होंने कहा और यार तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हो? उन्होंने कहा जी हम झूठ क्यों बोलेंगे, ये देखिए ये निशानी है, ये जो मुर्गी हमने पकाई थी ये सामने रखी हुई है, अगर हम झूठ बोलते तो मुर्गी भी ना होती। उस बंदे ने कहा बात तो सही है, चलो उठाओ अपनी मुर्गियां, चलें वापस। वो कहते हैं जी जैसे ही हमने मुर्गी को उठाने की कोशिश की है तो हैरत अंगेज बात यह थी कि मुर्गी इस तरह थी, बिल्कुल सामने रखी हुई जैसे पक के तैयार थी, लेकिन हमने जैसे ही उसको उंगली टच की तो जैसे कोई चीज़ जल के राख हो जाती है और उसकी राख मौजूद होती है, आप उंगली रखते हैं तो वो राख नीचे बैठ जाती है। तो वो मुर्गियां जो बिल्कुल हमने सही पकाई थी, जलाई तो नहीं थी, उठा के प्लेटों में रखी थी और खाने के काबिल हो गई थी, जब उनके ऊपर हाथ रखा तो वो मुर्गियां नहीं थी, वो राख बनी हुई थी। उनका ऊपर शक्ल मुर्गी की तरह थी लेकिन वो टोटली राख थी। वो बंदा भी हैरान हो गया और जब मुर्गियों को पीसेस को हमने मुर्गी के पीसेस को हाथ लगाया तो वो सब के सब राख बने हुए थे। और वो बंदा भी हैरान रह गया, कहता है तुम लोग सच कह रहे हो, क्योंकि जिस तरह ये मुर्गी की शक्ल क्लियर नजर आ रही थी कि ये मुर्गी है, लेकिन हाथ लगाने पे ये राख बनी हुई है। तो मेरा दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि शक्ल मुर्गी की है लेकिन हाथ लगाओ तो राख है, जैसे कोई चीज जल के राख बन जाती है। और कहते हैं हमने बर्तन चीजें वहां पे छोड़ी। वो बंदा कहता है निकलो, वो कोई जिन्नात थे, भागो यहां से। और वहां से हम लोग वापस आ गए हैं। जिन्होंने कहानी भेजी है शान, वो कहते हैं मैं बहुत सारे जो घोस्ट हंटर है उनके शो देखता था। तो मेरे कजन ने मुझे कहा कि यार ये एक MM TV है, इसमें मजहर मलिक एक बंदा है, वो शो करता है, ये देख, ये रियल है। उसने भी कुछ 6-7 एपिसोड देखे थे MM TV के। जब मुझे कहा और मैंने भी देखा तो 6-7 जो उसने देखे थे मैंने 2-3 ही देखे। तो कहते हैं जी, मैं आपको वॉइस भी शायद उनकी सुनवा देता हूँ। उन्होंने कहा जी मैंने बाकी सब चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। और मैंने कहा यार तो सारा झूठ दिखाते हैं, ये बंदा सही दिखाता है। और फिर आपके राज प्रोग्राम बेचैनी से देखने शुरू कर दिए। उसके बाद उन प्रोग्रामों को देखने से मुझे डर लगता था, खौफ आता था मेरे अंदर, मेरा खौफ खत्म होना शुरू हो गया। आज मेरे अंदर बिल्कुल खौफ नहीं है, तो आपके प्रोग्रामों की वजह से है। फिर ऑफ कैमरा स्टोरी मेरे सामने ही आंखों के सामने आपने शुरू की, और ऑफ कैमरा स्टोरी को सुनने की वजह से हम PUBG और फलां गेमें खेलते थे, वक्त ज़ाया करते थे, वो सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई। बेचैनी के साथ अब आप की ऑफ कैमरा स्टोरी सुनना शुरू हो गए। वो कहते हैं जब मैं आपकी ऑफ कैमरा स्टोरी सुनता गया तो मेरा खौफ भी पहले ख़त्म हो चुका था और वक्त बहुत अच्छा पास होने लगा। अब अक्सर क्या होता कि मेरा कज़न या मैं रात को सोते हुए मैं अपने मोबाइल पे आपकी स्टोरी को चला के, हैंड फ्री नहीं लगाता था, उसका स्पीकर ऑन करके हल्की आवाज़ में कान के पास रख लेता था। मुझे हेडफोन लगाना, वो कहते हैं इतना वो नहीं अच्छा लगता। तो मैं आपकी कहानी को कान के पास मोबाइल चला के सुनता, और जब तक आपकी कहानी पूरी ना हो मुझे नींद नहीं आती थी। मेरा कज़न सो जाता था बीच में, वो अगले दिन सुनता था। मैं पूरी कहानी सुनता था, चाहे रात का 1:30 भी बज जाए, मैं जब तक कहानी 1 या 2 या 3 कहानियाँ ख़त्म ना कर लूँ मैं सोता नहीं था, मैं आपकी कहानी सुनता था। और अक्सर ऐसा होता था कि सोते हुए मैं जो मुँह पर चादर होती है, चादर भी मुँह पर डाल लेता था। ऐसी एक रात मैं आपकी कहानी सुनते सुनते जो चादर थी मुँह पर डाल दी और मैं कहानी सुन रहा था। आवाज़ स्पीकर की मेरे कानों में आ रही थी कि उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कोई मेरी चारपाई पे आके बैठा है। और चारपाई पे जब कोई आके बैठता है तो बाकायदा एक क्लियर चारपाई हिलती है, एक वज़न आता है, किसी के बैठने का वज़न आया है। और उसके बाद इस अंदाज में मेरी गर्दन के ऊपर सांसों की तपिश महसूस हुई है। वो जो भी
घर में से बंदा या बंदी, मेरे मुंह पे तो कपड़ा था, आके जब बैठा है या लेटा है तो उसके बाद वो शायद स्टोरी सुनना शुरू हो गया है। मैं स्टोरी में इतना गुम था, मैंने कहा कोई होगा घर का बंदा या आके लेट गया होगा। तो उसकी गर्म सांसें जब मेरी गर्दन पे महसूस हुई, मैंने कहा ये तो कोई लेट गया और उसकी सांसें मेरी गर्दन पे आ रही हैं। मैंने जल्दी से मुंह से कपड़ा हटाया तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेला सो रहा था। और मैं चौंक के उठ के बैठ गया। थोड़ा सा झटका तो लगा कि यार ये तो क्लियर गरम गरम सांसें थीं। फिर बैठने की आवाज़ भी आई कि कोई क्लियर चारपाई पे आके बैठा है और मैंने उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पे महसूस की हैं। जब इस तरह की कोई सांसें लेता है और गर्म सांसें आपकी गर्दन को लगे तो कोई भी चौंक जाता है। वो कहते हैं मैं भी चौंक गया, लेकिन देखा तो कोई भी नहीं। 2 से 3 दिनों के बाद फिर से मैं उसी तरह लेटा हुआ। 2-3 दिन, अगले दिन मैं ज़रा डरा भी रहा। ज़्यादा डर नहीं लगा, हल्का फुल्का डर लगा, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है जी, मदर साहब कहते हैं जो अल्लाह की मखलूक है वो आपको अगर कुछ नहीं कहती तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी नहीं डरा। 2-3 दिन गुजर गए तो फिर मैं लेटा था कि मुझे फिर से चारपाई पे जैसे ही बैठने की आवाज़ आई, महसूस हुआ कि कोई चारपाई पे बैठा है। मेरी चादर मुंह पे डालने की आदत थी तो मैं अलर्ट हो गया कि यार पहले भी इस तरह महसूस हुआ था, ये तो फिर से कोई चारपाई के ऊपर आके बैठा है। और जैसे कोई चारपाई के ऊपर बैठा, मैंने कहा देखा अब क्या करते हैं। तो उसी वक्त मुझे अपने हाथों के ऊपर, जो मैंने रज़ाई मुंह पे ली हुई थी, हाथ अपने सीने पे रखे हुए थे, मुझे अपने सीने के ऊपर गरम गरम सांसों की तपिश महसूस हुई। जो भी मेरे पास मौजूद था वो सांसें ले रहा था और उसकी तपिश मेरे हाथों पे आ रही थी। जल्दी से मैंने कपड़ा फिर से हटाया, देखा वहां पे कोई भी नहीं है। क्योंकि मेरे दिमाग में एक दफ़ा ये भी आया क्या कोई घर का फर्द मुझे डरा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी 1 सेकंड के अंदर कौन कहाँ जा सकता है। फिर भी मैं उठ के मैंने चारपाई के नीचे देखा है, इर्द गिर्द तो कोई भी नहीं था। क्योंकि मैं ज़रा फासले पे सोता था कि मेरे स्टोरी सुनने की वजह से घर वाले डिस्टर्ब ना हो, आवाज़ फिर भी कम रखता था। लेकिन फिर भी मैंने चारपाई के नीचे झांक के देखा, नीचे कोई भी नहीं था। यार ये क्या माजरा है। और फिर अगले 2-3 दिन गुजरे तो फिर मेरी यही गर्म सांसों की तपिश मुझे पाँव पे महसूस हुई, जैसे मेरे पाँव के पास कोई बैठा हो और गरम गरम सांसें ले रहा हो और उन गरम सांसों की तपिश मुझे पाँव पे महसूस हुई। ये सिलसिला इस तरह शुरू हो गया कि अब जहां मैं शुरू में चौंक जाता था, रज़ाई मुंह से हटाता था, अब मुझे लगा कि आप मदर साहब स्टोरी में कहते थे कि ये मखलूक भी आपकी कहानी सुनती है। तो मैं अब ये सोचना शुरू हो गया कि अब जब भी मुझे गर्म सांसें महसूस होंगी तो मैं कपड़ा हटाए बगैर नोट करने की कोशिश करूंगा कि कितनी देर तक गर्म सांसें आती हैं मेरे वजूद पे, किसी भी हिस्से पे। और फिर जब नेक्स्ट टाइम ऐसा ही हुआ कि मुझे गर्म सांसें महसूस हुई तो मैं लेटा रहा, कपड़ा मुंह से नहीं हटाया, ये देखने के लिए क्या वाकई कोई गर्म सांसें ले रहा है। तो वाकई क्लियर कोई गर्म सांसें ले रहा था और उसकी तपिश मैं अपने वजूद पे महसूस करता रहा। कितनी देर उनकी तपिश मेरे वजूद पे आती रही और मुझे पता था कि जैसे ही मैं कपड़ा हटाऊंगा ये गायब हो जाएगी, और जैसे मुंह से मैं कपड़ा हटाता वो गायब हो जाती। उसके बाद मुझे तपिश महसूस ना होती। लेकिन मेरे अंदर खौफ इसलिए नहीं आया कि आपने ही कहा था कि ये मखलूक भी कहानी सुनती है। तो उन्होंने मुझसे सवाल भी पूछा है क्या सर ये वही मखलूक थी जो बैठ के मेरे साथ कहानी सुनती रही है, क्योंकि सांसों की तपिश का आना और कानों में ये आवाज़ भी अक्सर सुनाई देती थी। ये तो मैं ऊंची आवाज़ दे रहा हूं ताकि माइक रिकॉर्ड कर सके। हल्की हल्की आवाज़, जैसे कोई पास है और खामोशी के साथ बैठा है या खामोशी के साथ लेटा है और सांसें ले रहा है। वो मर्द है या औरत है मुझे इस बात का तो नहीं पता, लेकिन उसकी सांसें लेने की क्लियर आवाज़ और उन सांसों की गर्म तपिश ये मैंने कई दफ़ा महसूस की है। तो ये सर क्या है। देखिए शान, मैं जब यहाँ पे बैठ के कहानी रिकॉर्ड करता हूँ, मैं अभी अकेला हूँ इस जगह पे और मैं बैठा कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद मैंने 2-3 दिन पहले भी एक कहानी रिकॉर्ड की थी, मेरा झटका निकल गया था। होता क्या है, घर के अंदर कोई भी नहीं होता जिस जगह पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, मुझे खामोशी चाहिए होती है। उस कमरे के अंदर जब हरकत होती है तो मैं समझ जाता हूं कि कहानी सिर्फ मैं सुना नहीं रहा, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो उस टाइम कोई और भी है जो बैठा कहानी सुन रहा है। और जो कहानी सुनने वाले हैं, आज से नहीं, जब से मैंने ऑफ कैमरा स्टोरी, अब तो हॉरर स्टोरी हो गई है, उस वक्त भी मेरे लाहौर का जो घर था, जब मैं एक झूले पे अपने पे बैठ के कहानी रिकॉर्ड करता था,
तो उस वक्त भी कई आवाज़ों का आना, कई चीज़ों का गिरना, महसूस कराना कि कोई गया है, कोई आया है, कोई गया है, ये उस लम्हे सिर्फ होता था जिस वक्त मैं कहानी रिकॉर्ड कर रहा होता था। और वो सिलसिला ना सिर्फ वहाँ पे ख़त्म हुआ, बल्कि वहाँ लाहौर पाकिस्तान से अमेरिका आने के बाद भी ये सिलसिला आज भी जारी है कि जब मैं कहानी रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे क्लियर आवाज़ें आती हैं कि यहाँ कमरे में कोई चीज़ मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। क्योंकि रात को यहाँ इस कमरे में मैं और मेरी वाइफ ने होना होता है, तो उस वक्त मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता स्टोरी, तो वो कोई चीज़ अगर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाह रही है तो वो तो रात को भी दिला सकती है। मैं कहानी अमूमन अक्सर दिन के टाइम या शाम के टाइम रिकॉर्ड करता हूँ, रात को भी कर लेता हूँ, तो ये दिन को भी अपना आप महसूस कराते हैं। अगर ये महसूस कराना मकसद है तो रात को जिस वक्त मैं कोई काम कर रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ और कई मामलात होते हैं, उस वक्त क्यों नहीं अपना आप महसूस कराते? ये सिर्फ मुझे महसूस कराते हैं कहानी सुनाते हुए कि आपकी कहानी को हम भी सुन रहे हैं। और जिस तरह बाद में आपने कहा, फिर मैंने हेडफोन लगाने शुरू कर दिए कि घर वाले डिस्टर्ब ना हों या ये मखलूक घर वालों को डिस्टर्ब ना करे, तो इसका जवाब ये है, जी हाँ, वो अल्लाह की मखलूक ही थी जिनको हम नेक जिन्नात कहते हैं। बद जिन्नात आपकी कहानी नहीं सुनेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। बुरे जिन्नात में हमेशा दायरा कड़ा में होता हूँ, मैं हमेशा इस तरह के वज़ाइफ करता हूँ कि बुरे जिन्नात मेरे घर में या मेरी फैमिली या मेरे करीब नहीं आ सकते हिसार की वजह से। जो अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग होते हैं, जो नेक जिन्नात होते हैं, वो आपके पास होते हैं, वो आपकी रखवाली करते हैं, वो आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं और वो अपना आप महसूस भी कराते हैं। इस दायरे कड़े के साथ अगर मौजूद हैं तो वो नेक जिन्नात हैं। आपकी भी कहानी सुनने के लिए जिसको भी आपने महसूस किया, आपने नोट किया होगा, कभी भी आपको उसने तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, कभी भी आपको कोई डराया नहीं। जैसे आपने कपड़ा हटाया तो वो बैठी हुई औरत या मर्द जो जिन्नी थी या जिन्न था, वो अपना आप आपको दिखा सकता था, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि आप डर जाते तो उसने अपना आप आपके सामने नहीं खोला, क्योंकि ये नेक जिन है, ये अच्छे जिन हैं, कहानी ये सुनते हैं। और आज एक और राज की बात भी बता दूं, मैं जब जंगलों में, वीरानों में, ऐसी जगहों पे जाता हूं जहां कोई नहीं होता, मैं अकेला होता हूं, मैं फिर बैठ के इनके साथ बातें करता हूं। और आज आपको राज की बात ये बता रहा हूं, लंबी नहीं, एक छोटी सी उनको कहानी भी सुनाता हूं। बस इससे ज़्यादा नहीं मैं बता सकता, इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं कहानी भी सुनाता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपके साथ भी कोई इस तरह कुछ होता है कहानी सुनते हुए, तो वो नेक जिन्नात हैं, उनसे डरिएगा नहीं, वो आपसे दोस्ती करेंगे, आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी कई लोग मुझे कह चुके हैं, जब हम कहानी सुनते हैं तो हमें कुछ महसूस होता है, तो वो एक नेक जिन्नात हैं। बुरे जिन्नात मेरी कहानी को नहीं सुनेंगे, वो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वो डराने वाले होते हैं, वो खौफज़दा करने वाले होते हैं। ये जिन्नात अच्छे और नेक होते हैं। अल्लाह ताला ने पर्दा रखा हुआ है हमारे और जिन्नात के बीच में, इसलिए वो पर्दे को कायम रखते हैं, सामने नहीं आते, लेकिन कहानी सुनना उनको अच्छा लगता है और वो कहानी सुनते हैं। हॉरर स्टोरीज़ के कई चैनल बन चुके हैं, स्टार्ट मैंने किया था और लोग भी कर रहे थे, मुझसे पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब काफ़ी बन चुके हैं। किसी की कहानी सुनते हुए उनको कभी महसूस नहीं होगा कि उनने जिन्नात ने उनकी कहानी को सुना है। आप जब भी मेरी कहानी को सुनेंगे आपको ये महसूस होगा, क्योंकि मैंने आज एक राज से पर्दा उठाया है कि मैं इनको बाकायदा रिकॉर्ड नहीं कराता, वैसे कहानी सुनाता हूँ, इस अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ कि चलें आज कहानी सुनते हैं। और मुझे पता होता है कहानी सुनी जा रही है, तो आपको भी जो महसूस होता है, वो नेक बुजुर्ग हैं, उसको एंजॉय करें, डरने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी लोगों को भी अगर इस तरह महसूस होता है तो ये खुशी की बात है, आपकी वो रखवाली करेंगे, आपका फ़ायदा करेंगे, नुकसान कभी नहीं करेंगे।